नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज आप सभी के लिए बड़ी ज़बरदस्त, बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं सनसनीखेज समाचार है। और वो ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इस समय चल रहा है लोकसभा में, और उसके बीच में योगी जी ने 40 वर्ष से अटकी हुई 1980 के मुरादाबाद दंगों के जो न्यायिक आयोग था उसकी रिपोर्ट जारी कर दी है। तो अब इसका क्या महत्व है, इसके क्या इम्पैक्ट हैं, इसका क्या प्रभाव है, तो उसके लिए हमारे साथ इसमें जुड़ चुके हैं ओंकार चौधरी जी और धीरेन्द्र पुंडीर जी, और जुड़ने वाले हैं अभी थोड़ी नमस्कार। देर में अभिषेक तिवारी जी। और मैं नमस्कार। सीधे चलता हूं धीरेन्द्र जी के पास, जिन्होंने यह रिपोर्ट पूरी पढ़ ली है। धीरेन्द्र जी, 40 वर्ष बाद ये रिपोर्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में क्यों जारी हुई? देखिए, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा आरोप आपने देखा होगा, ये एक सरकार जो है, खासतौर से मैं योगी सरकार को कहूंगा कि दंगों को लेकर एक तो बहुत हार्ड रुख रखा सबसे, और जब पूरे देश में बुलडोजर एक मॉडल बन गया और ये मान लिया गया कि ये एक इलाज है उन तमाम लोगों का जिनको ये लगता है कि वो वोट बैंक में बदल चुके हैं और वो वोट बैंक के बदले वो कुछ भी खरीद सकते हैं, तो उसके बदले में उस सबको हुआ। लेकिन अब उससे आगे बढ़ रही है सरकार। सरकार, अगर आपने देखा होगा, लगातार हर दंगे में एक सवाल आता है और उसको एक पूरा इकोसिस्टम जो पिछले लगभग 4-5 दशक में एक बन गया इस देश में, कि वो ये नैरेटिव देने में कामयाब हो जाता है। वो ये नैरेटिव दे देता है कि ये दंगे जो हैं साहब हिंदुओं के किसी प्रॉब्लम से हुए, उन्होंने किए, आरएसएस, बीजेपी, ये लगातार उनके एजेंडे को ये नैरेटिव्स के सहारे, चाहे वो लेफ्टिस्ट मीडिया हो या जो उन लोगों के स्टूज इस दौरान रहे, काफी का तो अब आपके सामने खुलासा हुआ और आप लोगों ने किया भी इस तरह से, वो सब हुआ। मुझे लगता है ये नेक्स्ट स्टेप है योगी जी का कि ये बताने के लिए, क्योंकि जिस दिन ये हुआ था कि 43 साल मतलब पहले हुए दंगे की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे, उसी समय सबसे पहला सवाल ये जहन में आया था कि आखिर ऐसा क्या है, क्यों उनको लगा। तो मुरादाबाद का दंगा बहुत ही बड़ा दंगा माना जाता था और एक ऐसा दंगा जिसके सहारे आने वाले टाइम में जो आतंकियों की बड़ी खेप तैयार की थी, उसी के सहारे कि साहब यहां बहुत सारे, जब वो नमाज पढ़ रहे थे, जब वो ईदगाह में थे, तब उनके अंदर सुअर छोड़ दिए गए और उस ईदगाह में नमाजियों के बीच में, और साहब बहुत बड़ा नरसंहार किया गया। ये तमाम चीजें उसका बहुत बड़ा नैरेटिव था। अब उसको ध्वस्त करती हुई ये रिपोर्ट ये बताती है, और हालांकि अभी मैं आपको बताते बताते बता दूं कि अभी एसटी हसन साहब जो सांसद हैं, वो उम्मीद तो यही रहती है, इसका जवाब उनको लगता है कि साहब ये रिपोर्ट दुर्भावनापूर्ण है, पक्षपातपूर्ण है, जो हमेशा एक वो है। तो मैं जो ये मानता 40 साल से हूँ इसीलिए दबा के रखी गई थी, जी, कांग्रेस के हाँ। द्वारा भी, मतलब समाजवादी के लगभग द्वारा भी, बारह बसपा के पंद्रह द्वारा भी। मिनिस्टर 12-15 मिनिस्टर्स इसमें बदले हैं, चीफ मिनिस्टर्स देश के, उस समय हम्म। वो थे। तो इस रिपोर्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सीधी सी बात है, कि इसको ये कह देना चाहिए कि इसमें किसी भी हिंदू संगठन, जो उसने कहा है, किसी भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी या हिंदुओं का कोई हाथ नहीं था इस दंगे में। पहली लाइन ये है। उसमें उन्होंने अगली में ये भी कहा है कि आम मुसलमान का भी कोई हाथ नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग और जो खाकसार संगठन वहां के हैं, यानी आपस में ही लड़ते हुए उन लोगों की वजह से वो सब हुआ। इस दंगे की शुरुआत जो कही जाती है, वो जो शुरुआत हुई उसमें कहा गया था कि सुअर नमाजियों के बीच में। जस्टिस सक्सेना खुद मौका है उस पर गए, उन्होंने तमाम जगह का, जो 20 जगह उस दिन जो दंगा हुआ, 20 जगह हुआ, ये 13 अगस्त के दंगे के दिन की बात है, और उसी को उन्होंने एनालाइज भी किया, क्योंकि बाद में लंबे समय तक जो दंगा चला उसके लिए एक अलग से आयोग की बात की गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ, और इस आयोग का जुरिस्डिक्शन इतना ही था। उसमें उस दिन 84 लोग मारे गए थे और 112 लोग घायल हुए थे। उस जगह पर जाने पर यह साफ किया, लिखा हुआ है, मेंशन है इसमें रिपोर्ट में, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, जिस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि वो अफवाह फैलाई गई, इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी, इस तरह का कोई सुअर छोड़ने वाली कोई घटना नहीं हुई थी। मैं आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से ये लगभग 70,000
पुलिस मुसलमान ईदगाह वस्तुतः सांप्रदायिक नहीं थी ये घटना शुरू में, लेकिन इसको तैयार किया गया, यहाँ तक कि एक जो वाल्मीकि बस्ती, चूंकि बराबर में एक वाल्मीकि बस्ती थी, उसके लिए कैसे इस दंगे को तैयारी की गई। आप ये कुछ चीजें 1 मिनट मुझे देंगे, मैं वो निकाल लेता हूं कि जिस तरह से जगह घटना बताई गई है कि जैसा ऊपर कहा गया है 38 व्यक्तियों की मृत्यु ईदगाह पर चोट के कारण हुई। 34 सब ईदगाह में हुए थे, लेकिन ये घटना पूरी की पूरी पूरी घटना में उन्होंने साफ किया जस्टिस ने कि प्रयोजन क्या था। और जो सरकार ने कार्रवाई की थी, जिसको कहा गया कि अंधाधुंध गोली चलाई गई, उन्होंने कहा कि मुरादाबाद के दंगों में पुलिस और पीएसी की आलोचना करना अनुचित है। क्लियर कट पे उन्होंने कहा जितना प्रयोग होना चाहिए था, वो भीड़, वो जो मुस्लिम की भीड़ थी, वो हिंदू बस्तियों में और हिंदुओं पर और 7 पुलिस थाने और चौकियों को जलाने पर, और जो नारे गूंज रहे थे वातावरण में, मेंशन किया है कि पुलिस वालों और हिंदुओं को मार दो, उनके घरों को जला दो, ये तमाम चीजों के नारे इसमें मेंशन किए गए। किसी भी हिंदू संगठन या वर्ग ने गड़बड़ी उत्पन्न नहीं की थी। कोई बात नहीं थी जो हिंदुओं को मुसलमानों से तय करनी थी। वाल्मीकियों और मुसलमानों के बीच उभरे मतभेदों को दूर कर लिया गया था। उससे पहले इस घटना ये हुई थी, मैं उसको भी आपको शुरुआत में बता देता हूं। एक वाल्मीकि लड़की जो क्वार्टर में साफ करने गई थी, जो सफाई का काम करने गई थी, वहां रियाज और एक और, उसने बाकायदा नाम मेंशन है इसमें, उसको रेप किया गया उसके साथ। और जब एफआईआर कराई गई वो अलग बात है कि हुआ, अरेस्ट हुआ, सब चीजें, लेकिन उसके बाद जब उस लड़की के ऊपर धमकियां हुई और उसकी जान को मारने की बात की गई कि उसको उठा के ले जाना है, तो उनके परिवार वालों ने शादी उसकी कर दी। और शादी करने के बाद जिस दिन बारात जा रही थी, उस दिन उस बारात पर हमला किया गया मस्जिद के सामने से गुजरते वक्त, क्योंकि वो रास्ता उधर से ही जाता था, ये कहते हुए, और ये बताया गया कि साहब हमारा उस समय रोजा इफ्तारी का टाइम है और उस समय आप बाजा बजा रहे थे। पहले तो बात ये कि बाजा बजाना रोक करना कोई ऐसा नहीं है कि हमको सहरी और वो जो उस समय सायरन होता है वो नहीं सुन रहा, इसलिए हम इनको मार रहे हैं। लेकिन जस्टिस सक्सेना ने ये बात क्लियर की, साफ की, कि उस वक्त तक, उससे बहुत पहले वो बारात मंदिर के सामने से गुजर चुकी थी, वो समय बहुत बाद में था सारा। यानी सीधे तौर पर ये तमाम चीजों का विश्लेषण करती हुई रिपोर्ट ये बताती है आरएसएस, भारतीय जनता पार्टी, हिंदू और ये तमाम चीजों के जो षड्यंत्रों की कहानी है, वो इनकी अंदरूनी राजनीति, जो जो 2 लोग, मुस्लिम लीग का जो डॉक्टर शमीम अहमद, जो पहले चुनाव लड़ा 70 में, 1971 के चुनाव में मुस्लिम लीग से खड़ा हुआ, वो चुनाव हारा। उसके बाद 1974 में चुनाव हारा, उसके बाद उसको 77 में नहीं मिला, दूसरी पार्टी को, उन्हीं के दूसरे को मिला। 80 में एक कांग्रेसी मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हुआ, तो उसको हराने के लिए, और चूंकि सारे मुस्लिम उसकी तरफ आ जाए, क्योंकि 80 में टिकट उसको नहीं दिया गया, उपचुनाव में उसको मिला, तो ये तक किया गया कि एक घायल गाय को बाजार में छोड़ दिया गया। घायल गाय को घायल करके हिंदुओं के बाजार में छोड़ दिया गया, ताकि उस मुस्लिम कांग्रेसी को वोट ना दें हिंदू। लेकिन वोट दिए गए, और इस हार के बाद उसने ये तय कर लिया, डॉक्टर शमीम अहमद ने, कि अब ऐसा कुछ करना है। ये पूरा जो मैं बोल रहा हूं एक एक शब्द रिपोर्ट में मेंशन है, जिससे कि उसका आधार बढ़ जाए। और उसने उन सबको, जो उस दिन मुस्लिम, उस बच्ची के साथ, जो वाल्मीकि बच्ची के साथ जो रेप हुआ, उनको अपराधियों को बचाना शुरू किया। और उसके बाद वाल्मीकि बस्ती पर हमला हुआ, उनके घरों को फूंक दिया गया, ये सब कंटिन्यू हुआ। और इसमें सब में शमीम का हाथ था, इसमें क्लियर मेंशन है। उसके साथ दूसरा जो मुस्लिम खाकसार का, जो उसका खुद का विरोधी था, हालांकि उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, टी हसन ने कहा कि नहीं, उनके बीच में तो बहुत अच्छे रिश्ते थे। इनको ये भी मालूम था कि उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते थे, ये उन्होंने जवाब में दिया है। तो लेकिन मैं शुरुआत में आपको यही कहता हूं, उसके अंश फिर बाद में पढ़ दूंगा। तो ये प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति है, और ये कई जगह देखा जाता है। आज भी नूह में देखें तो वहां भी यही है, लेकिन नैरेटिव ये बना जा रहा है कि एथनिक क्लिंजिंग हो गई है। मैं आता हूँ ओंकार जी के पास। ओंकार जी, इसकी टाइमिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? ये इसी समय क्यों जारी की गई? क्योंकि बात तो कई समय से हो रही थी कि इसको जारी करना है, इसको जारी करना है। आज ही क्यों, जब अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है? महत्वपूर्ण सवाल है आपका। देखिए, एक नैरेटिव क्या बनाया जाता रहा है।
कांग्रेस की तरफ से भी और जो अलग-अलग राज्यों में मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं और राजनीति करते हैं उनके द्वारा। लगातार और ये राहुल गांधी भी जो वीर सावरकर के नाम पर और दूसरे कुछ मुद्दों को लेकर के, नामों को लेकर के अटैक करते हैं आरएसएस, बीजेपी पर। इसके पीछे मानसिकता तो वही है ना कि मुसलमानों को उनका अपीजमेंट करो, उनको थोड़ा बहुत डरा करके रखो बीजेपी से। और इधर बीजेपी ने भी जिस तरीके से पसमानदा पसमानदा कहना शुरू किया है, तो फिर इनकी तरफ से ये जो असुरक्षा का भाव है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी उसमें शामिल है। ये सब चीजें जो हैं वो मिक्सअप हो गई हैं और लगातार ये, चूंकि 2024 का चुनाव भी अब दूर नहीं है, कई राज्यों में भी अब चुनाव हैं और इन राज्यों में कम से कम राजस्थान में और मध्य प्रदेश में तो मुस्लिम जो हैं वो प्रचुर मात्रा में हैं। तो इस लिहाज से भी इस समय जो विपक्षी दलों की राजनीति है मुस्लिम परस्ती की, मुस्लिम तुष्टीकरण की, वो हाई स्केल पर है। इस समय जो अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई है मंगलवार को ही, इसके अलावा जिसकी चर्चा आप तो शो से पहले कर रहे थे, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड भी जो जेनोसाइड हुआ था उसमें भी कुछ चीजें, कुछ डेवलपमेंट हुए हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे अलग अलग एस्पेक्ट्स हों, अलग अलग घटनाओं के जो इस समय चल रहा है, पर योगी आदित्यनाथ ने ये रिपोर्ट सार्वजनिक करके एक तरीके से इन लोगों को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया है। एक तो जो ये नैरेटिव बनाते रहे हैं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और जो हिंदुत्ववादी दूसरे संगठन हैं, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो या जितने भी हैं, इनके अनुसांगिक संगठन आरएसएस के, वो साफ दंगे कराते रहे। और हमने तो एक और बेशर्मीपूर्ण बयान बीच में सुना कई लोगों की ओर से कि अब दंगे इसलिए नहीं हो रहे हैं कि केंद्र में भी ये हैं और बहुत सारे राज्यों में भी सरकारें अब इनकी हैं। ये तो तब दंगे कराते हैं जब ये विपक्ष में होते हैं। तो इस रिपोर्ट में, जैसा धीरेन्द्र जी ने भी कहा है और जितनी मैं अभी तक न्यूज क्लिप पढ़ पाया हूं इस रिपोर्ट से रिलेटेड, उनमें भी सीधे सीधे दो बातें बिल्कुल स्पष्ट कही गई हैं। नंबर एक, आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी का या हिंदू संगठनों का इन दंगों से कोई लेना देना नहीं था। नंबर दो, जो पीएससी पर और यूपी पुलिस के सिर पर ठीकरा फोड़ा जाता रहा है, उनका भी कोई कसूर नहीं है। और मुरादाबाद और मेरठ का जो मलियाना, हाशिमपुरा और जो दूसरे दंगे थे 87 के, ये आपका मुरादाबाद का 1980 का, 82 का, और आपका मेरठ का 1987 का, वहां भी पीएससी के सिर पर ठीकरा फोड़ा गया था कि बहुत बड़ी संख्या में हाशिमपुरा से, मलियाना से मुस्लिमों को ले जाया गया, उनकी हत्या करके गंग नहर में डाल दिया गया, तमाम तरह के उसमें मुकदमे भी चल रहे हैं। तो एक तरीके से जो फोर्सेस हैं उनको भी बदनाम किया जाता रहा है। ये रिपोर्ट कम से कम कुछ चीजें एकदम क्लियर करती हैं। और संजय जी, हम भूल जाते हैं केवल मुरादाबाद, मेरठ की या सहारनपुर की या अलीगढ़ की और दूसरे शहरों की बात नहीं है, कानपुर और यहाँ तक के लखनऊ और प्रयागराज में भी दंगे होते रहे। भागलपुर से लेकर के बहुत सारे शहरों में इस देश के अनवरत एक सिलसिला रहा है दंगों का। एक बहुत ही खौफनाक इतिहास है। और तब तो भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई भी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो 80 के दशक में आकर के बनी, उससे पहले जनसंघ जरूर था। और आपका आरएसएस की बात करें तो वो 1925 में बना। अभी 2 साल बाद उसके भी 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। तो मेरा कहने का आशय ये है कि केवल वोट परस्ती में तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए हमेशा हिंदूवादी जो संगठन हैं, जो हिंदुत्व को मानने वाले हैं, जो सनातनी हैं,
उनके सिर पर ठीकरा फोड़ देना, और जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं और सर्वाधिक जो है वो असहनशीलता दिखाते हैं, जिसका ताजा उदाहरण अभी मेवात में, नूह में हमें देखने को मिला है। और अलग अलग मौकों पर, चाहे आपके राजस्थान में हो, करौली से लेकर के दूसरे तमाम जगहों पर, रामनवमी के अवसर पर, हनुमान जयंती पर, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, ये क्या किसी से अब छिपा हुआ है? तो ये जो नैरेटिव बनाने की चेष्टा थी, उसको बदलने की एक कोशिश। दूसरे, जब धीरेन्द्र जी बोल रहे थे तो मैं सर्च कर रहा था कि जब मुरादाबाद का दंगा हुआ, उस समय मुख्यमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। उन्होंने इस्तीफा दिया था और उनके बाद जो है आपके श्रीपति मिश्रा आ गए थे, फिर एनडी तिवारी रहे, फिर वीर बहादुर सिंह रहे, मुलायम सिंह बने, कल्याण सिंह बने, इसके बाद मायावती बनी, फिर कल्याण सिंह दोबारा आए, राम प्रकाश गुप्ता आए, राजनाथ सिंह आए, फिर मायावती, फिर मुलायम सिंह यादव, फिर मायावती, फिर अखिलेश यादव। ये जो इतने सारे मुख्यमंत्री थे बीच में, इनमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई चेहरे थे। इनको ये रिपोर्ट सार्वजनिक करने की सुध क्यों नहीं आई, या इन्होंने ये साहस क्यों नहीं जुटाया? अब योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने ये हिम्मत जुटाई है, ये साहस जुटाया है कि जो अब तक नैरेटिव बनाया जाता रहा हम लोगों के बारे में, अगर इस रिपोर्ट के सामने आने से, सार्वजनिक होने से उस नैरेटिव की हवा निकाली जा सकती है, तो ये इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, मैं अखिलेश यादव, मायावती या कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों से तो अपेक्षा ही नहीं करता, क्योंकि वो तो अपीजमेंट की और इसी तरह की राजनीति करते रहे हैं। पर कल्याण सिंह से लेकर के राजनाथ सिंह, रामप्रकाश गुप्ता, इन्होंने क्यों नहीं सार्वजनिक की? ये एक बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। और अभिषेक जी, ये जो प्रश्न अभी ओंकार जी ने किया कि इतने सारे मुख्यमंत्री रहे, कोई 12-15 मुख्यमंत्री बदल गए, उसमें से कल्याण सिंह जी भी रहे, राजनाथ सिंह जी भी रहे। किसी को ये विचार क्यों नहीं आया कि ये दंगों की रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक होनी चाहिए? 40 वर्ष के बाद अब ये हुई है और ये दिखाती है कि भई ये जो दंगों की राजनीति है, वो किस प्रकार से होती है। और आज भी वही टेम्पलेट है, सब जगह एक ही पक्ष आरंभ करता है और उसके बाद फिर उसका दोषारोपण दूसरों के ऊपर करने का प्रयास करता है। जी, सबसे पहले तो जयपुर डायलॉग्स के सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। अब देखिए सर, मैं इससे कई मायने मैं निकाल पाया हूँ। मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट अभी, इसकी जो फाइल है। लेकिन मैं देखता हूँ चूंकि योगी आदित्यनाथ इज आइंग ऑन 80 लोकसभा सीट्स, तो कई इसके मायने। ओंकार सर ने प्रश्न जो बोला उसका मैं उत्तर देता हूँ कि किसी ने अब तक ये दंगों की रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक की? आज तक 40 साल हो मैं, गए, 40 साल। हाँ, 83 में आ गई एग्जैक्टली थी। जी। लगता है कि 1983 जो फिल्म आई थी कबीर खान की, उसको योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे से देखा। बोला रुको मैं इसकी नैरेटिव को तोड़ता हूँ, तुम लोग फिल्म बनाते हो, मैं ओरिजिनल रिपोर्ट पब्लिश करता हूँ। सर, आज तक किसी इस फिल्म मुख्यमंत्री में क्या ने था मैंने नहीं देखी है। अच्छा, तो मैं बताता हूँ। उस फ़िल्म में एक बार फिर से डायरेक्टर कबीर खान हैं और उन्होंने दिखाया कि हिंदू द दंगों के दोषी हैं, मुसलमान भी पीड़ित थे। तो इंदिरा गांधी कहती हैं कि इस वक़्त सेमीफ़ाइनल आने वाला है, हम दूरदर्शन पे इसको प्रसारित करेंगे, इससे दंगे रुक जाएँगे। तो वहाँ एक हिंदू सेकुलर पुलिस वाला, कर्फ्यू लगा रहता है मुरादाबाद में, वो एंटीना घुमा करके वर्ल्ड कप देखने का मुस्लिम पक्ष कोशिश करता है, उससे स्कोर कार्ड वगैरह पूछते हैं। मतलब उसमें अननेसेसरी वो दंगे वाला एंगल डाला है। तो एक्चुअली सर, इसका सीधा उत्तर ये है कि आज तक किसी उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ये यकीन नहीं था कि वो 80 लोकसभा सीट जीत सकते हैं या जीतने का प्रयास कर सकते हैं। मैं इसको राजनीति के अलावा कई एंगल से जोड़ रहा हूं सर। ये वाल्मीकि समाज, देखिए हिंदू तो हम मानते हैं सब, हम तो दलित ओबीसी मानते नहीं, हम तो हिंदू मानते हैं। लेकिन ये जो जय भीम जय मीम का नारा उत्तर प्रदेश में स्पेशली प्रायोजित किया जा रहा है,
अगर इसको योगी आदित्यनाथ जिस प्रकार से सोच के चल रहे मुझे लग रहा है, तो आने वाले समय में बहुत जबरदस्त हड़कंप मचने वाला है इनके अंदर। प्रायोजित किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि दलितों पे अत्याचार किस प्रकार से एक बच्ची के साथ जो है बलात्कार हुआ, और फिर जब उसका विवाह कराने का प्रयास किया गया तो बारात पे किस प्रकार से अटैक किया गया। बजरंग दल नहीं था, ये बात सही है, वीएचपी नहीं था, लेकिन जो संजय सर आपने कहा कि टेम्पलेट वही था। तो एक तो किसी के अंदर इतना विजन ही नहीं था कि वो सोच भी सके कि उत्तर प्रदेश में हम इतनी सीटें जीत सकते। तो राजनीति के साथ जो है एक्सपोज, क्योंकि योगी जी हमेशा कहते हैं मेरे पास कोई आईटी सेल नहीं है। अब जब उनके पास आईटी सेल नहीं है तो स्वयं ही उनको ये सब काम करने पड़ेंगे। तो उन्होंने ये काम किया कि पहले ये जो नूह में हो रहा है या हर जगह हो रहा है, और जो बीजेपी पे एक तरफा थोप दिया जाता है कि ये तो बीजेपी के वजह से हुआ, बजरंग दल, तो इसका काउंटर यही हो सकता है कि इतिहास से उस तथ्य को खोद के निकालो और लोगों तक पहुंचाओ। तो एक तो ये हो गया, और जय भीम जय भीम। लेकिन दूसरा मैं देख रहा था कि इससे अगर वाल्मीकि समाज को ये अपनी तरफ शिफ्ट कराने में कामयाब, हालांकि 2019 में बहुत हद तक वाल्मीकि समाज बीजेपी का वोटर रहा था, लेकिन और अगर इसको शिफ्ट कराने में कामयाब हो गए तो 80 का तो पता नहीं, लेकिन 75 प्लस तो जरूर एकदम 100% आ जाएगा। ये एक राजनीतिक भी एक दिशा है और दूरदृष्टि है मुझे लगता है जी। धीरेन जी, आपके विचार से इस रिपोर्ट के इस समय प्रकाशन का क्या परिणाम आप देखते हैं? देखिए, ये रिपोर्ट जो है मुझे लगता है कि एक लंबे उसके लिए है, लंबा एक गेम है, और बहुत सोच के की गई रिपोर्ट्स है, क्योंकि यूपी में तो खैर वाल्मीकि हमेशा से बीजेपी का वोट बैंक रहा है, हमेशा से उनको वो नहीं रहा, तो इसलिए उसका नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है, क्योंकि एक दो नहीं, अब आप देखना कि ये कई सारे दंगों की रिपोर्ट, ये आपको मतलब ऐसे ही मैं आश्चर्य के तौर पर हो सकता है, मैं मेरे एक सहयोगी के साथ ये बात कर रहा था कि जब से दंगे होते हैं हिंदुस्तान में, इतने दंगे हैं, उनमें से कितनों की रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई है। हम कानपुर दंगे की एक आयोग की रिपोर्ट मैंने एक दिन प्रेस उसमें जो इसमें किताब उसके फॉर्म में देखी थी, जब ये बुक फेयर चल रहा था। मुझे लगता है आप वो शायद ले रहे क्या, कानपुर दंगों की रिपोर्ट्स में देखने की कोशिश कर रहा था कि उसमें देखें, तो ऐसे बहुत सारे, और दंगों में आपको ये दिखेगा कि लगातार वो साफ तौर पे जो एक इकोसिस्टम क्रिएट हुआ है इस देश में, और आप ये मानेंगे कि उसका बहुत सारे लोग उसका शिकार हुए हैं। आप लगातार देखेंगे, मैं किसी रिपोर्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन लाखों लाखों लोग जिनको देख रहे हैं, जिनकी क्रेडेंशियल, जब वो पत्रकारिता में मेन, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कौन सी मेन कौन सी है, लेकिन जब वो चैनल्स में काम कर रहे थे या अखबार में कभी काम कर रहे थे, उनको कभी भी एक रिपोर्ट के नाम पर नहीं जाना गया। या तो वो कास्ट पॉलिटिक्स के लिए थे, या वो सिर्फ एक सेटिंग के अलावा उन्होंने, वो आज लाखों लाखों लोगों को ये सिर्फ इस नैरेटिव के सहारे कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो टूटेगा, लेकिन मैं एक बहुत, इस रिपोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये चीजें तो आपको लगेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहूंगा कि हम लोग अकेली एक ऐसी कौम के तौर पर तैयार हो गए हैं जिसने ये कसम खाई है कि वो इतिहास से कुछ लेगी नहीं। तो मुझे लगता है कि उस तरफ मैं कुछ पढ़ देता हूं संजय जी, मुझे लगता है अगर आप अनुमति दें तो मैं इसी रिपोर्ट का कुछ हिस्सा पढ़ दूं। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या काफी बढ़ गई है, और वह अपने को चुनाव के प्रयोजनों के लिए वोट बैंक समझने लगे हैं। ये बात स्पष्ट है कि यदि मुसलमानों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है कि वह अपने को स्वतंत्र भारत का नागरिक समझने की बजाय निर्वाचन के समय पर सौदेबाजी की एक मूल्यवान सामग्री समझे, तो निश्चय ही इसके परिणाम अशुभ होंगे। आप ये एक प्रोफेटिक, मैं ये मानूंगा कि ये एक ऐसी प्रोफेसी है जो आप अब देख रहे हैं। ये 83 की लिखी गई रिपोर्ट के पन्ने में से है, और आप इसको मान सकते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब मैं छोटा सा इस रिपोर्ट को पढ़ दूंगा। इन मुसलमान नेताओं द्वारा मुसलमान जन समुदाय से अपना स्वार्थ साधन करना इस घटना का प्रमुख कारण था। डॉक्टर समीम अहमद खान, जिसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा ऊंची थी, जो मैंने आपको बताया कि कैसे कैसे वो हारे, लेकिन मैं आपको उस घटना का ये बता देता हूं कि 80 में उसको टिकट नहीं मिला। डॉक्टर समीम अहमद अधिक से अधिक जानना चाहते थे। ये स्पष्ट है कि एक घायल गाय दीवान का बाजार की हाट में छोड़ी गई, जिससे मुस्लिम क्रुद्ध हो, वो नहीं हुए।
हिंदू, मतलब हिंदू क्रूद नहीं हुए। हाँ। नहीं, हिंदू ये नहीं हुए, बताइए आप। हाँ, घायल गाय छोड़ने पर भी नहीं हाँ, हुए। आप ये सोच यही सकते हैं बता कि रहे हैं। और अब इसमें मैं मई 1980 में मोहल्ला सराय किशन नाल निवासी, उस बच्ची का नाम भी दिया हुआ, लेकिन चूंकि उस समय आयु 17 साल थी, उस समय लॉ नहीं था, लेकिन आज है तो मैं नहीं नाम लेता उस बच्ची का। लेकिन रियाज और उसके साथियों ने पूरा नाम दिया, इसकी रिपोर्ट थाने में, उसने तुरंत आगे अपराधियों का पक्ष लिया और रमजान के महीने में 27/7/1980 को, उसकी शादी के दिन था, बारात मस्जिद के पास पहुंची तो बहाना लेकर, ये साफ कह रहे हैं कि बहाना लेकर, और उसने कहा मुसलमानों के लिए वर और वरातियों को आपत्ति करने या मारने पीटने कोई वो नहीं था, औचित्य नहीं था। इससे गंभीर स्थिति पैदा हुई। बस्ती के मुसलमानों ने वाल्मीकियों के घरों पर हमला किया। दोनों समुदाय के बीच में मुठभेड़ हुई। मुसलमानों ने वाल्मीकियों के घरों पर भारी पथराव किया, उनमें आग लगा दी। और जब भीड़ वहां पुलिस पहुंची तो मुसलमानों की भीड़ के रोष का सामना करना पड़ा। ये देखा गया। डॉक्टर समीम अहमद उकसा रहे थे उसी समय। 5 और 6 जून में एक दो घटना इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि रिपोर्ट तमाम लोगों को जो कि पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग सीखें इसको, कि 5 और 6 जून 1980 की मध्य रात्रि में भूरे अली और कुछ अन्य लोग राहजनी का शिकार हो गए जब वो दूध लेकर शहर जा रहे थे। बल प्रयोग किए जाने पर घटनास्थल पर ही जावेद और 3 लोग पकड़े गए। जावेद की मृत्यु थाना ले जाते वक्त हो गई। डॉक्टर यानी मुस्लिम्स को लूटा और मुस्लिम्स वो थे। अब इसमें इन्होंने कहा डॉक्टर समीम अहमद खान ने लाभ उठाने के लिए अभियान चलाया कि जावेद को पुलिस ने मार दिया और उन्होंने जावेद के शव का जल्लूस निकाला, मजिस्ट्रेटी जांच कराई, सिर्फ दिखाने के लिए, उसमें कुछ नहीं निकला। इसके बाद एक और अगली घटना हुई कि जो जब उन्होंने वाल्मीकियों ने मुसलमानों के शौचालय को सफाई करना बंद कर दिया तो उनमें भारी रोष हो गया मुस्लिम्स में। और इससे अच्छा मौका डॉक्टर समीम अहमद खां को नहीं मिल सकता था। कुछ मुसलमानों ने वाल्मीकियों के सुअरों को जहर दे दिया, जिसकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई और पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। ये मैं अभी घटना बता रहा हूं क्यों ये किया गया। ईदगाह पर गड़बड़ी पैदा करने के षड्यंत्र को बढ़ावा देने के लिए 2 रिपोर्टें तैयार की, 2 रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पहली रिपोर्ट थी श्री हामिद हुसैन ने कि मुगलपुरा, थाना मुगलपुरा में। दूसरी रिपोर्ट उसी रात को काजी फजलुर रहमान ने थाना कटघर में दर्ज कराई कि ये जो है वाल्मीकियों पर आरोप लगाया कि वाल्मीकियों ने उनसे निपटने की धमकी दी गई। तुरंत जांच करने पर दोनों रिपोर्ट झूठी पाई गई, जिससे यह पता चला कि अगले दिन ईदगाह पर जो घटना होने वाली थी उसकी जिम्मेदारी वाल्मीकियों पर डालने की पेशबंदी की तैयारी के लिए रिपोर्ट लिखाई गई थी। और मुसलमानों ने क्या क्या ये किया, अब आप ये देखिए, मुरादाबाद में कोई ऐसी बात नहीं थी, ये सभी मुसलमानों की दंगा उन्होंने जानबूझ के तैयार किया। और इसको आप मोनू मनेसर से जोड़ सकते हैं। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 40 साल में एक भी बार सिर्फ रणनीति बदली है, स्ट्रेटजी बदली है, आइडियोलॉजी नहीं बदली है। आपको एक वही आरफा खानम की बात याद आ जाती है। मैं ऐसे सिर्फ ये बता रहा हूं भावावेश में। अच्छा, ये भी लिख रहे हैं कि बहुत से मुसलमानों ने इसमें भाग लिया जो बड़ी संख्या में, मतलब ये पूर्व नियोजित था, उन्हीं लोगों ने तैयार किया था। बहुत से मुसलमानों ने इसमें भाग लिया जो बड़ी संख्या में वृद्ध और असंख्य मुसलमानों की हत्या के भावेश में आके उत्तेजित हो गए। नमाजी इसके बाद, हाँ, ये अफवाह क्या थी कि एक या अधिक सुअरों को जबरदस्ती धकेल दिया गया। पुलिस ने हजारों मुसलमानों को मार डाला। तब मुसलमान वाल्मीकियों के विरुद्ध क्रुद्ध हो गए, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है उन्होंने बड़ी संख्या में मुसलमान भिन्न भिन्न थानों और क्रुद्ध खतरनाक ढंग से इकट्ठा हो रहे थे। उत्तेजनापूर्ण वातावरण में नारे गूंज रहे थे, पुलिस वालों और हिंदुओं को मार डालो, उनके घरों को जला डालो। और इससे डॉक्टर समीम अहमद और अजी ने बाकायदा नमाजियों और अन्य लोगों को भड़काव करना। उत्तेजित मुसलमान पुलिस थानों चौकियों पर हमला करने लगे। हिंदुओं की बस्तियों पर अंधाधुंध हमला किया गया। ये रिपोर्ट के पार्ट है, ये निष्कर्ष है, ये कोई वो नहीं है कि किसी का मैं बयान पढ़ रहा हूं, ये रिपोर्ट का निष्कर्ष है। और हिंदुओं ने भी फिर बदला लिया, घटना सांप्रदायिक तनाव ले लिया। पुलिस द्वारा बारंबार किए गए प्रयत्नों से मुसलमानों का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। वो नगर के सारे क्रियाकलाप, उत्तेजित मुसलमान हत्या करते, आग लगाते हुए घूमते रहे। इन घटनाओं में कुल मिलाकर 84 लोगों की डेथ हुई। ये हुआ, मतलब आप इस पूरे, एक और मैं पढ़ देता हूं जिसके लिए चूंकि मुझे लगता है आपको सवाल उससे लेंगे। जिला मजिस्ट्रेट एसपी आर्य और वीएन सिंह ने ईद उल जुहा को शांतिपूर्ण मनाने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां, सावधानियां बरती थी। प्रत्येक घटना के समय में विचार किया जाए तो जो भी कार्रवाई पुलिस या पीएससी की गोली चलाना भी, वह पूर्णतया न्यायोचित था। ईदगाह पर गोली तभी चलाई गई जहां वहां
उपस्थित और उस बस्ती में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन और उसकी संपत्ति को संकट हो गया था। इसमें पूरे तौर पर कहा गया कि ना कोई सुअर छोड़ा गया, ना कोई चीजें की गई इस तरह का। हाँ, रिपोर्ट में विस्तृत चर्चा के दृष्टिकोण से आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ईदगाह व अन्य स्थानों पर गड़बड़ी पैदा करने के लिए कोई भी सरकारी अधिकारी, कर्मचारी हिंदू उत्तरदायी नहीं था। इन दंगों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सामने नहीं आई थी। यहां तक कि आम मुसलमान भी वहां उत्तरदायी नहीं थे उपद्रव करने। ये डॉक्टर शमीम अहमद के नेतृत्व वाली मुस्लिम लीग और डॉक्टर हामिद हुसैन के खाकसारों और उनके समर्थकों, भाड़े के व्यक्तियों की कारगुजारी थी। पूर्व नियोजित था, ये उनकी दिमाग की उपज थी। ये अफवाह फैलाई गई कि नमाजियों के बीच सुअर धकेले गए और उसके बाद मुसलमान क्रोध में आपे से बाहर हो गए। थानों, पुलिस चौकियों, हिंदुओं पर हमला किया गया, जिसके फलस्वरूप हिंदुओं ने भी बदला लिया। और ये बातें ये भी बातें इसके बाद भी होती रही। हिंसा में अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक संख्या में लोग इसलिए मारे गए, ये भी कारण बताया, बच्चे भी, क्योंकि वे क्रोध से उत्तेजित हो गए। ये बात साबित हो गई कि अधिकांश लोग भगदड़ में मरे थे, यानी जो उन्होंने भगदड़ पैदा की थी उसी दिन की घटनाएं हैं। इसमें बहुत बड़ी 496 पेज की रिपोर्ट है, लेकिन मैं जो इमाम का बयान पढ़ रहा था या तमाम लोगों के बयान जिससे रिपोर्ट शुरू होती है, वो लगातार इस बात को साबित करने में लगे रहे कि पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं की वजह से दिक्कत हुई है। मतलब जो लोग वहां से भाग के बेचारे आए, जिन्होंने यहाँ जिंदगी बचाने की कोशिश की, उन लोगों के आने, यानी एक ही एजेंडे के साथ ये रिपोर्टें, मैं फिर ये कहूंगा कि राजनीतिक उद्देश्य क्या होंगे ये तो मैं अभी उसको क्लैरिटी के साथ नहीं देख पा रहा, क्योंकि इस समय बहुत सारी चीजें दिख रही हैं। और ये योगी जी ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये दंगों की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी इसी मानसून सेशन में, तो उन्होंने की है। लेकिन एक बात साफ है कि पिछले 40 सालों से, 50 सालों से, चूंकि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, ये तमाम जगह, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, इस तरह के दंगों की पूरी कहानी नूह तक आप कहीं भी जाके देख लीजिए, पेशबंदी होती है, एक कारण ढूंढा जाता है। चूंकि इसी में जो रिपोर्ट में मैंने आपको कहा कि वो पार्ट मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रहा है कि जब आप अपने आप को ये समझ लेते हैं, आप मूल्यवान हैं, आप वोट बैंक हैं, तो आप नेशन से अलग बिहेव करते हैं। वो पेशबंदी आपको सब तरफ दिख रही है। जी संजय जी। जी हाँ, मैं अभी देख रहा था, दो चीजें देख रहा था, तो वो दो चीजें हम आपसे शेयर करूंगा। एक तो मैं देख रहा था एनसीआरबी का डेटा, मैं देख रहा था कि कैसे 2014 के बाद से दंगों की संख्या में उत्तरोत्तर कमी आई है, और 2021 तक का डेटा हमारे पास है। और 2000 में जब आप इसका डेटा देखते हैं तो पाएंगे कि एक समय था, ये 90s में, 1990 के दशक में, जब दंगों की संख्या जो थी वो 1,20,000 से भी अधिक दंगे रजिस्टर हुए थे, जो अब घट के लगभग 50,000 तक पहुंच गए हैं। और कम्युनल वायलेंस के हर तरह के, ये बड़े दंगे भी नहीं है, ये हर तरह का जो कम्युनल वायलेंस का केस है वो इसके अंदर आता है। तो एक तो ये एनसीआरबी का डेटा बता रहा है कि मोदी के कार्यकाल में ये कमी आई है, और जो भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेश है उसमें तो ये अत्यंत नगण्य है, क्योंकि एनसीआरबी के डेटा में कम्युनल वायलेंस का केवल एक केस दर्ज हुआ 2021 में उत्तर प्रदेश में, केवल एक केस, और वो भी दंगा नहीं था, कम्युनल वायलेंस का केस था। और इसके बाद फिर मेरे पास एक ये पुस्तक है, ये मैं दर्शकों से भी शेयर करूंगा। ये आज तक के जितने भी रिकॉर्डेड दंगे हैं, जिनको दंगे के रूप में लिया जाता है, कम्युनल वायलेंस नहीं, दंगे, बड़े दंगे जिनको बोलते हैं, उसका इसमें हिसाब किताब है। ये 2012 की पब्लिश्ड है, और इसमें तब तक का इन्होंने लिया हुआ है। इसमें पहला दंगा इन्होंने रिकॉर्ड किया 1713 में, जी 1713 में। और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि कुछ मुसलमान भाई जो थे वो मंदिर के सामने उन्होंने गाय काटना आवश्यक समझा, ये 1713 में। और तब तो उनका राज भी था तब। हाँ, अहमदाबाद की बात है, और उस समय तो सुल्तान वहां पे हुआ करता था, उस वक्त की बात है ये। 1713
2013 से लेके आज तक, और इसका जो कंक्लूजन निकाला, इसका जो लेखक हैं आरएनपी सिंह, वो आईबी के इंटेलिजेंस ब्यूरो के रिटायर्ड ऑफिसर हैं, और उन्होंने बहुत रिसर्च करके ये पूरा का पूरा ये लिखा हुआ है। और इनका जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन वो मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में है। कह रहे हैं, द क्रोनोलॉजिकल स्टडी ऑफ द कम्युनल रायट्स इन इंडिया सिंस 18th century clearly indicates that whatever might have been the reason behind the curtain, on almost all the occasions, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग सभी केसेस में, on almost all the occasions, the triggering force to the violence was undoubtedly religion. Every time it was mainly opposition from the Muslim side to pressurize the Hindus to follow their diktats in the observance of Hindus' traditional and religious practice. ये है प्रमाण आपके समक्ष। जी ओंकार जी, एक जो आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया आपके है आज कि आवाज 2000 में डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में, बताइए क्या हुआ? हाँ बीच में है। आज डिस्टर्बेंस है सर की आवाज। ओके, आपके माइक से डिस्टरबेंस आ रहा है कुछ, मुझे लगा बीच नेट बीच का में इशू चल है कट सर। कट करना हो सकता है। खैर बोले हो आप, सकता अभी है तो कोई तार हिल रहा हो, तार हिल हम्म। रहा हो। ये तो जो आपने आंकड़े दिए हैं संजय जी, 2014 के बाद अब तक 50% से भी ज्यादा कमी पूरे देश में, केवल पूरे देश में, जी हाँ। हाँ केवल और यदि आप बीजेपी ये राज्यों को अलग से लेंगे तो पाएंगे कि वहां तो नगण्य हो गए। जी जी जी, ये इससे पता चलता है कि टॉप लेवल पर जो लोग बैठे हैं उनकी एक्चुअल में नीयत क्या है, और वो चाहे दंगे हों, चाहे नक्सलवाद हो, चाहे आतंकवाद हो, मैं इन सबको देश विरोधी हरकतें मानता हूं जो देश को, समाज को कमजोर करती हैं और एक दहशत का वातावरण बना देती हैं। और मैं तो चूंकि मेरठ से आता हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहूंगा दर्शकों के साथ। मेरठ में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, और जहां से धीरेन्द्र पुंडीर आते हैं, मुजफ्फरनगर, वहां भी एक खाला पार का इलाका है जहां पर आप दिन में भी घुस नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं। उसको इस्लामाबाद या पाकिस्तान के नाम से प्रसारित किया जाता रहा, और ऐसी बहुत सारी कॉलोनियां हैं, अब बहुत सारे शहरों में हो गई हैं, अकेले मेरे मेरठ शहर की बात नहीं है। अलग अलग शहरों में जहां मुसलमानों की आबादी 50% के आसपास है या उससे अधिक है, वहां इनकी अलग कॉलोनियां, अलग मोहल्ले, अलग इलाके, अलग मार्केट, ये सब बन गए हैं। ये किन किन नीतियों से बने हैं, क्यों बने हैं, इसका जब गहन विश्लेषण हम करते हैं तो पाते हैं कि ये जो तुष्टीकरण की नीति चली आ रही है, खास तौर से कांग्रेस की, क्योंकि इस देश पर राज भी सर्वाधिक इन्होंने ही किया है। पहले नेहरू रहे, फिर इंदिरा गांधी रही, बीच में छोटे से कार्यकाल के लिए शास्त्री जी आए और चले गए, गुलजारी लाल नंदा केयर टेकर रहे 2 बार, बाकी तो अधिकांश यही लोग रहे। मोरारजी भाई भी कांग्रेस की ही देन थी एक तरीके से, वहीं से निकल करके आए थे। चौधरी चरण सिंह भी शुरू में तो कांग्रेस में ही रहे थे, पर वो उस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं करते थे। और उसके बाद जितने प्रधानमंत्री रहे इनके, उनको भी आप देख लीजिए। राजीव गांधी ने तो क्या कह दिया था अपनी माँ की हत्या के बाद, वो मतलब बहुत ही शर्मनाक है कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो इस तरह धरती हिलती ही है। वो ठीक है, मुसलमानों से संबंधित नहीं था, लेकिन सिखों का कत्लेआम हुआ था बहुत बड़े पैमाने पर। 3 दिन तक तो दिल्ली में सेना नहीं बुलाई गई थी। पीवी नरसिम्हा राव
होम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय, इस पर बहुत बड़े सवाल खड़े किए गए कि टायर उनके गले में डाल डाल करके उम्र दराज लोगों को भी घरों से खींच खींच करके मार दिया गया, जला दिया गया। और आज आप देखें तो कांग्रेस किस तरह की बात करती है, जैसे अतीत में ये बिल्कुल साधु संत रहे हों। पर सबसे ज्यादा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स अगर किसी ने की है और जिसकी शुरुआत की है वो कांग्रेस है। बाकी ने तो देख देख करके फिर ये सब शुरू किया है। तो ये एक मतलब हमें इंडिकेट करता है कि अगर 50% के आसपास, 50% से ज्यादा दंगों में कमी आ रही है, अगर आतंकवाद हमें खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, अगर अलगाववाद पर थोड़ा अंकुश लगा है और अतीत में जो कुछ हुआ है उसको अब एक्सपोज भी किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। पहले ये चीजें नहीं होती थी। अब तो आपके जैसे चैनल हैं, अभिषेक जी के हैं, हमारे हैं, कुछ और चैनल हैं, वो भी अब दूध का दूध और पानी का पानी, नीर क्षीर जिसको कहते हैं, वो करता है। अतीत में किसने क्या पाप कर रखे हैं वो सामने लाते हैं। अभी भी जिस तरह की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की जाती है उसको भी एक्सपोज करते हैं। तो इन सब के चलते लोगों में जागरूकता भी आ रही है और उसका फायदा समाज को भी मिल रहा है, देश को भी मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को भी मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो कई ऐसे काम हैं जिन पर अब सवाल उठने लगे हैं और उठने चाहिए। क्योंकि आप भी अगर उस ही रास्ते पर बढ़ेंगे, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ हैं जो ये साहस दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ आपकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत सारे लोगों की समझ में नहीं आ रही है, हमारी समझ में भी नहीं आ रही है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। पसमानदा पसमानदा पता नहीं क्या रट लिया है। और संघ प्रमुख भी कभी ईदगाह जाते हैं, कभी किसी मदरसे का दौरा करते हैं। ये सब चीजें करने की आवश्यकता नहीं है। कोई संदेश संकेत किसी को देने की जरूरत नहीं, और वो आपका संदेश और संकेत ग्रहण भी नहीं करते हैं। उनको किसी तरह से सकारात्मकता दिखानी भी नहीं है, क्योंकि अगर दिखानी होती तो ये जो अभी जलाभिषेक यात्रा पर अटैक हुआ है, ये होता क्या? तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो सकारात्मकता होती। तो ये और थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इन लोगों को। और आखिर में मैं ये कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के तौर पर जाना जाता है और अब तो कई राज्य सरकारें उनका अनुसरण कर रही हैं। अलग अलग स्टेट में इसकी डिमांड भी उठने लगी है। पर ये जो बुलडोजर चलाया है ये अदृश्य जरूर है, पर इसके नीचे बहुत सारे दबने वाले हैं, ये तय समझिए। जी धीरेन जी, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मैं इसमें कुछ चीजें देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि हमसे सुझाव नहीं मांगे गए, मतलब अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा, लेकिन मैं दो सुझाव आपके सामने जरूर पढ़ दूं जो उन्होंने फिर लिखे हैं कि हमसे मांगा नहीं गया, लेकिन हमने जिस तरह न्यायमूर्ति थे इलाहाबाद के, और पहले डीजे को दिया गया था सहारनपुर के अग्रवाल साहब को, लेकिन उन्होंने उसके बाद इनको न्यायमूर्ति को दी गई थी, जस्टिस सक्सेना को। उन्होंने कहा कि तीसरा चौथा उनका सुझाव है, मैं पढ़ देता हूँ, यही मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क मानिए कि मुसलमानों को निर्वाचन में मतों का खजाना ब्रैकेट वोट बैंक समझने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यदि उन्हें निर्वाचन के समय सौदेबाजी की बहुमूल्य वस्तु आंख समझा जाता है तो इसके परिणाम अवश्य ही अहितकर होंगे। पहला, उन्होंने कहा कि मतलब कई सारी चीजें, लेकिन सांप्रदायिक पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को उनके वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद, ये क्लियर उस समय मेंशन है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनको तक आया कि तुरंत उनके बाद कई महीनों तक निर्धारित समय के बाद रुकने नहीं देना चाहिए, इस पर सरकार को। दूसरा, एक जो चीज आपने देखा होगा, एक सपा सरकार ने कितने बड़े फैसले, अब तो आतंकियों के फैसले वापस हो रहे हैं। जलीस अंसारी जैसे डॉक्टर को आपको यहाँ से मध्य प्रदेश उससे राजस्थान से कई बार वो मिला है पैरोल, शायद 19 बार 20 बार। सांप्रदायिक दंगों के कारण उत्पन्न होने वाले मामलों का निर्णय न्यायालय में ही होना चाहिए और साधारणतः कोई मामला वापस नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे एक समुदाय
के लोगों में दूसरे समुदाय के प्रति अनावश्यक कटुता होती है। ये रिपोर्ट सिर्फ रिपोर्ट नहीं है, ये यकीनन बातें हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ऐसे कुछ चीजें जरूर थी कि अगर ये 40 साल पहले सामने आती तो शायद कुछ और बेहतर हो सकता, और आंखें खुलती, और शायद जिस तरह से हम लोगों ने नूह में देखा कि मोन्टू मनेसर और पता नहीं किस किस के नाम से पेशबंदी पूरे देश में हो रही है। और खासतौर से मुझे दुख इस बात का है कि वो जो अपने आप को जर्नलिस्ट, चूंकि अब कोई ये डिग्री तो है नहीं कि मैं कह दूं कि आपने नहीं ली तो आप क्यों बोलेंगे, लॉयर हैं तो आप कोर्ट में खड़े हो अपनी, तो लेकिन उस तरह की पेशबंदियां इस सबसे क्लियर होती हैं कि स्ट्रेटजी बदलती है, आइडियोलॉजी नहीं बदलती। एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स लेता हूँ। किससे पूछ रहे हैं सर? मुझसे? जी 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 सर मुझे आपका आगे माइक म्यूट, माइक म्यूट था तो थोड़ा पता नहीं चला। देखिए, कंक्लूड तो आप लोगों ने कर ही दिया है, लेकिन इस पे अगर गहन चर्चा हो जाए तो एक गीत निकलेगा, वो मैं कंक्लूडिंग समझिएगा। अब्दुल इज अ फ्रूट सेलर, अब्दुल के हाथ में पत्थर है, अब्दुल इज इन मॉस्क, उसके हाथ में भी पत्थर है, अब्दुल इज इन ट्रेन, उसके हाथ में बॉम्ब है, अब्दुल बड़ा डेंजरस है, अब्दुल हमेशा ब्लेम गेम खेलता है। ये भी एक गाना है, और इस गाने को अगले हिस्से में पूरा गाऊंगा ताकि जेडी पे हम बताएं, लेकिन ये गाना समझ लेना चाहिए, कम से कम इसका जो सार है वो यही है। जी जी। तो अब